नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल शिक्षा ज़रूरी है पर। आज अपने इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका में उत्पन्न आर्थिक संकट के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार सरकार की कुछ हास्यास्पद डिसीजंस, बिना कुछ सोच समझ कर लिए गए डिसीजंस किसी देश को दिवालिया तक बना सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम श्रीलंका के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। श्रीलंका, जिसे पहले सेलोन के नाम से जाना जाता था, एक आइलैंड कंट्री है जो साउथ एशिया में स्थित है। इंडियन ओशियन में स्थित यह देश बे ऑफ बंगाल के साउथ वेस्ट और अरबियन सी के साउथ ईस्ट में है। गल्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट से यह देश गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट के द्वारा सेपरेटेड है। समुद्र में स्थित यह देश टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है। इसका ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुराकोट है। लार्जेस्ट सिटी और फाइनेंशियल सेंटर कोलंबो। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहाला और तमिल। यहाँ पे एथनिक ग्रुप में सबसे ज़्यादा 75% सिंहलीज, 11% श्रीलंकन तमिल, 9% श्रीलंकन मूर और 4% इंडियन तमिल भी यहाँ पर रहते हैं। रिलीजन में सबसे ज़्यादा 70% बुद्धिज़्म लोग यहाँ रहते हैं, 12% हिंदुज़्म, 10% इस्लाम और 7% क्रिश्चियन लोग भी यहाँ रहते हैं। यहाँ की करेंसी श्रीलंकन रुपी है। यहाँ का पॉपुलेशन लगभग 22 मिलियन है। एरिया 65,610 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ के प्रेसिडेंट जो वर्तमान में हैं वो गोटाबाया राजपक्षे हैं। पीएम महिंदा राजपक्षे। प्रेसिडेंट और पीएम दोनों के नाम के टाइटल राजपक्षे को देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये दोनों सेम फैमिली से हैं, तो जी हाँ, ये सेम फैमिली से हैं और ये भाई हैं। श्रीलंकन गवर्नमेंट में नेपोटिज्म काफ़ी समय से प्रेजेंट है। गोटाबाया, चमल, महिंदा और बासिल राजपक्षे, ये 4 भाई वर्तमान के गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हैं और ये अपनी फैमिली के 3rd जनरेशन पॉलिटिशियंस हैं। 4th जनरेशन में महिंदा और चमल के बेटे नमल, योशिता और सशिंद्र राजपक्षे आते हैं। और अगर किसी गवर्नमेंट में इतने बड़े स्तर पर किसी एक फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो तो उस गवर्नमेंट की डेवलपमेंट किस हद तक हो सकती है, आप खुद सोच सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि श्रीलंका में ये आर्थिक संकट कैसे उत्पन्न हुई। दोस्तों, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2022 को देश में इकोनॉमिक इमरजेंसी की घोषणा की, क्योंकि हजारों लोग सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर गए। हालांकि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इमरजेंसी को श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा हटा दिया गया है। श्रीलंका में बेसिक नीड की चीज़ें जैसे मिल्क, मेडिसिन्स, फ्यूल, पेपर्स, इन सभी चीज़ों की शॉर्टेज हो गई है। पेट्रोल के लिए लोगों को घंटों लाइन में लगकर रहना पड़ रहा है। देश में बिजली 8 से 10 घंटे के लिए ही उपलब्ध कराई जा रही है। पेपर्स की किल्लत ऐसी है कि श्रीलंका के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। न्यूज़पेपर छापने वाली कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन को आधी कर दी है। इन सभी समस्याओं से परेशान कुछ श्रीलंकन सिटीजन्स तो देश को छोड़कर भी जा रहे हैं। करंट सिचुएशन ये है कि देश की फॉरेक्स रिजर्व यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसे हिंदी में विदेशी मुद्रा भंडार भी कहते हैं, केवल $2 बिलियन का बचा है, जो कि जनवरी 2020 से 70% कम है। फॉरेक्स रिजर्व कम होने से श्रीलंका को दूसरे देशों से चीज़ें इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। डिमांड और सप्लाई में हुई असंतुलन के कारण इन्फ्लेशन पिछले 1 महीने में 25 से 30% तक बढ़ गया है, जिससे वहाँ पर अभी 1 कप चाय की कीमत लगभग 100 श्रीलंकन रुपी, राइस की कीमत लगभग 300 श्रीलंकन रुपीज़ पर केजी, शुगर की कीमत 300 श्रीलंकन रुपीज़ पर केजी तक पहुंच गया है। दोस्तों, मैं यहाँ पे बात श्रीलंकन रुपी की कर रहा हूँ, जिसकी वैल्यू 1 इंडियन रुपी की वैल्यू 3.92 श्रीलंकन रुपी के बराबर है। वहीं पर $1
बराबर 295.57 श्रीलंकन रुपये के बराबर है। यह वैल्यू एक महीने पहले 200 श्रीलंकन रुपये के बराबर थी, यानी पिछले एक महीने में इतना ज़्यादा श्रीलंकन रुपये का वैल्यू डाउन हुआ है। श्रीलंका पर कुल मिलाकर $7 बिलियन का कर्ज है, जो कि उसके जीडीपी से भी ज़्यादा है। श्रीलंका की डेट टू जीडीपी रेशियो जो 2019 में 94% थी, 2021 में यह बढ़कर 119% हो गई है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं ये संकट श्रीलंका में आई कैसे। तो दोस्तों, पहला रीजन है श्रीलंका की टूरिज्म सेक्टर का कोलैप्स होना। टूरिज्म सेक्टर, जो कि श्रीलंका का थर्ड लार्जेस्ट फॉरेक्स अर्नर था, यानी जिस सेक्टर से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा आता था, उसमें टूरिज्म तीसरे स्थान पर था। जीडीपी में इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगभग 12% तक था। यह सेक्टर 2018 तक काफ़ी बढ़िया चल रहा था। अगर देखें तो केवल 2018 में ही देश में रिकॉर्ड 2.3 मिलियन टूरिस्ट आए थे, लेकिन 2019 में चीज़ें बदल गई। 21 अप्रैल 2019 का दिन था जब 8 सुसाइड बॉम्बर्स, जो कि श्रीलंकन थे, वहाँ की एक लोकल टेररिस्ट ग्रुप से एसोसिएटेड थे, उन्होंने अलग अलग शहरों में 3 चर्चेज और 3 होटल्स पर अटैक किया। इस अटैक में 269 डेथ्स हुई, जिसमें 44 फॉरेन थे, यानी विदेशी थे। इसे ईस्टर संडे बॉम्बिंग 2019 के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इस अटैक ने वेल प्रॉफिटेबल सेक्टर यानी टूरिज्म सेक्टर को बुरी तरह प्रभावित किया। दोस्तों, दूसरा कारण था न्यू गोटाबाया गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन टैक्स। 2019 में जब श्रीलंकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुई, उस इलेक्शन कैंपेन में गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर दिखाने का प्रॉमिस किया। नवंबर 2019 में गोटाबाया गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स जैसे PAYE, जो कि हमारे यहाँ के इनकम टैक्स जैसा होता है, यानी इसका फुल फॉर्म पे एज यू अर्न होता है, NBT यानी नेशन बिल्डिंग टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, बैंक डेबिट टैक्स, ये सारी टैक्सेस को गोटाबाया गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया और वैट टैक्स यानी वैल्यू एडिड टैक्स को 15% से घटाकर 8% कर दिया। ये टैक्स रेट कट के पीछे उनका लॉजिक यह था कि टैक्स रेट कम करेंगे तो कंजप्शन बढ़ेगा, और जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। इसी लॉजिक के साथ उन्होंने ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन दोस्तों, सरकार का यह डिसीजन उल्टा पड़ गया, क्योंकि मार्च 2020 में आ गई कोविड-19 पेंडेमिक। पूरे विश्व में लॉकडाउन लगाए जा रहे थे, जिससे इसका टूरिज्म सेक्टर तो पूरी तरह बर्बाद हो ही गया। साथ ही साथ टैक्स कट की वजह से सरकार को ह्यूज रिवेन्यू लॉस भी हुआ। इन सभी घटनाओं के बाद जून 2021 में सरकार ने शुरू किया 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोग्राम, जैसा कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में प्रॉमिस भी किया। इसका उद्देश्य था श्रीलंका को 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वाला देश बनाना। सिंथेटिक फर्टिलाइजर और तथा पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक बैन कर दिया गया, जिससे कि फॉरेक्स रिजर्व को भी बचाया जा सकता था, जो कि इन फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट करने पर उन्हें खर्च करना पड़ता। सरकार के इस डिसीजन ने एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह कर दिया, क्योंकि एग्रीकल्चरल यील्ड बुरी तरह गिर गया। बताया जाता है कि चावल का प्रोडक्शन, जिसमें श्रीलंका सेल्फ डिपेंडेंट था, वो 50% तक गिर गया और 6 महीने के अंदर श्रीलंका को चावल इंपोर्ट भी करना पड़ गया। चाय का कारोबार, जो विश्व भर में फेमस था, वह भी बर्बाद हो गया। तो इस प्रकार सरकार का 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला नेशन बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया और बाद में फर्टिलाइजर्स के बैन को भी हटाना पड़ा। दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाना कोई बुरी बात नहीं है,
भारत में सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कि आज 100% ऑर्गेनिक राज्य बन चुका है, लेकिन इसे अचानक 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं बदला गया। एक वेल प्लान्ड मैनर में 2003 में यह प्रोग्राम स्टार्ट हुई और 2016 में इसे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट डिक्लेयर किया गया। लक्षद्वीप भारत का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला यूनियन टेरिटरी 2020 में बना। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर शिफ्ट होने का यह डिसीजन श्रीलंका के लिए काफ़ी महंगा पड़ा और परिणाम के रूप में श्रीलंका की जनता खाने पीने की चीज़ों के शॉर्टेज के रूप में भुगत रही है। इन सभी चीज़ों के बीच श्रीलंका काफ़ी कर्ज में जा चुका था, जिसमें सबसे ज़्यादा उसने चाइना से लिया था। दोस्तों, आज चाइना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के लिए काफ़ी फेमस है। इसके तहत वो बिलियंस ऑफ डॉलर किसी देश को देता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट्स, इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। और जब इसी डेट को कोई देश नहीं चुका पाता है, तब इन स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्वायर कर लेता है चाइना। इसका एक एग्जाम्पल श्रीलंका का ही हम्बनटोटा पोर्ट है। यह नवंबर 2010 में $1.3 मिलियन खर्च करके बनाया गया, जो चाइना ने कर्ज के रूप में दिया। जब 2016 में सरकार को इस पोर्ट की उपयोगिता ज़्यादा नहीं लगी, उसे लगा कि यह केवल एक वाइट एलिफेंट यानी खर्चे का घर है, तो उसने इस पोर्ट की 80% स्टेक को बेचने का फैसला किया। और जब इसकी बिडिंग हुई तो यह बिडिंग जीती एक चाइनीज कंपनी ने, जिसका नाम था चाइना मर्चेंट्स ग्रुप लिमिटेड। उसे $1.12 बिलियन में 70% स्टेक मिल गया और यह पोर्ट चाइना को 99 ईयर्स के लिए लीज पर मिल गया। चाइना इसी प्रकार की डिप्लोमेसी कई देशों के साथ कर रही है, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में तो कर ही रही है, और साउथ एशिया में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाह रही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे नेपोटिज्म का शिकार श्रीलंकन गवर्नमेंट की कुछ गैर जिम्मेदाराना डिसीजंस, कोविड-19 पेंडेमिक, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी और चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का शिकार होकर श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है। और हाल ही में हुए रशिया यूक्रेन के वजह से कच्चे तेल की कीमतों में हुई वृद्धि ने श्रीलंका में इन्फ्लेशन को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है, जिससे वहां कई एसेंशियल आइटम्स की शॉर्टेज उत्पन्न हो गई है। बाकी कई देश से मदद की गुहार भी लगा रही है श्रीलंका। चाइना से तो पहले से ही काफ़ी कर्ज ले चुका है, को भारत ने भी $1 बिलियन की मदद की है। आगे वो WTO और IMF से भी मदद लेने के बारे में सोच रही है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ अपना फीडबैक देना चाहें तो कमेंट करके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में इसी प्रकार की कोई और जानकारी के साथ।